हेलो दोस्तों, आज जिस किताब की बात हम करने जा रहे हैं वो कोई नई किताब नहीं है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसकी जड़ें 4000 साल पुराने बेबीलोन शहर तक जाती है। सोचिए, इतनी पुरानी कहानियाँ फिर भी आज के ज़माने में भी उतनी ही रिलेवेंट है और पावरफुल है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे टाइमलेस फाइनेंशियल किताब कहा जाता है। अब चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो राज जो सदियों से लोगों की ज़िंदगी बदलते आ रहे हैं। सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में जेब फिर भी खाली रहती है। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? आप देखते हैं दुनिया में कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग उतनी ही मेहनत करने के बावजूद गरीब ही रह जाते हैं। क्यों? फ़र्क कहाँ है? द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानियाँ इस सवाल का जवाब देती है। ये किताब बताती है कि अमीरी किसी किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि छोटी छोटी आदतों और सही फैसलों का नतीजा है। आज हम आपको इन प्राचीन कहानियों के जरिए वही राज बताएंगे जो आपके पैसों की सोच बदल देंगे। चैप्टर फर्स्ट, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। बेबीलोन शहर की गलियों में एक साधारण आदमी बैठा है। नाम है बंसीर। उसका पेशा है रथ बनाना। वह दिन रात मेहनत करता है, लकड़ी काटता है, पहिए जोड़ता है और राजाओं व अमीर व्यापारियों के लिए शानदार रथ तैयार करता है। लेकिन उस दिन बंसीर अपने अधूरे काम को छोड़कर दीवार पर बैठा सोच रहा था। उसके हाथ थक चुके थे, लेकिन असली थकान थी उसके दिल में। मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी मेरी जेब खाली क्यों है? तभी उसका पुराना दोस्त कोबी आता है। कोबी एक संगीतकार था। दोनों की हालत एक जैसी थी, मेहनत बहुत पर जेब हमेशा खाली। वे सोचने लगे, हम लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन अमीरी हमारे आसपास क्यों नहीं आती? बंसीर कहता है, मुझे अब सपने देखने से थकान होने लगी है। मैं कल रात सपना देखता था कि मेरे पास ढेर सारा सोना है, लेकिन जब आँख खुली तो फिर वही खाली पर्स। दोनों बैठकर चर्चा करते हैं। बेबीलोन की गलियों में अमीरी हर जगह बिखरी है। महलों में दौलत, बाजारों में सोना, लेकिन उनके जैसे मेहनतकश लोग हमेशा कंगाल क्यों रहते हैं? आखिरकार बंसीर एक सवाल उठाता है, अगर किसी ने अमीरी का रास्ता ढूंढ लिया है तो हम क्यों नहीं सीख सकते? तभी कोबी कहता है, हमारे बचपन का दोस्त आर्ट है ना, वही तो सबसे अमीर आदमी बन गया है। चलो उसी से पूछ कि उसने ये राज कैसे पाया। और यहीं से दोनों की यात्रा शुरू होती है अमीरी के रहस्य जानने की ओर। सोचिए, अगर बंसीर अपनी खाली पर्स को देखकर चुपचाप फिर से रथ बनाना शुरू कर देता तो क्या होता? वही गरीबी, वही थकान। लेकिन उसने अपने भीतर एक जलती हुई चाह पैदा की, मुझे भी सोना चाहिए, मुझे भी अमीर बनना है। यही पहला कदम अमीरी की तरफ जाता है, चाहत। जब तक आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं होगी, तब तक आप कभी भी रास्ता खोजने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ये चाह ही आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। दूसरा सबक, सही सवाल पूछो। बंसीर और कोबी दोनों दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने अपने हालात पर सवाल उठाया। हमेशा गरीबी क्यों? आखिर अमीर लोग क्या अलग करते हैं? यही है असली फर्क। जो लोग सवाल पूछते हैं वही जवाब ढूंढते हैं। अगर आप अंधाधुन काम करते रहेंगे तो जिंदगी भर थकते रहेंगे, लेकिन अगर आप रुककर पूछते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, क्या कोई बेहतर तरीका है, तो जिंदगी की दिशा बदल जाती है। बंसीर और कोबी ने सवाल उठाया और फैसला किया कि अब वे आग के पास जाएंगे और उससे सीखेंगे। यही सवाल उनकी अमीरी की शुरुआत था। यहाँ सबसे बड़ा झटका है, मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत कभी अमीरी नहीं लाती, क्योंकि मेहनत करने वाले तो सब है। मजदूर भी मेहनत करता है, किसान भी मेहनत करता है, कारीगर भी मेहनत करता है, लेकिन अमीर वही बनता है जो पैसों का साइंस समझ जाता है। पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उसे कैसे बचाया जाता है और बढ़ाया जाता है, यही असली स्किल है। बंसीर ने समझा कि उसका
पूरा जीवन सिर्फ रद्द बनाने में बीत जाएगा। लेकिन अगर उसने पैसे के नियम नहीं सीखे तो उसकी जेब हमेशा खाली ही रहेगी। यानी मेहनत ज़्यादा करने के साथ साथ फाइनेंशियल नॉलेज भी जरूरी है, उसी से अमीरी आती है। सोचिए, एक स्टूडेंट जो रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन अगर वही सही मेथड नहीं अपनाता तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। उसी तरह हम लोग चाहे जितनी मेहनत करें, लेकिन अगर पैसों का साइंस नहीं समझेंगे तो अमीरी नहीं आएगी। तो इस पहले अध्याय में हमने सीखा कि अमीरी की चाहत और सही सवाल ही हमें सीखने की राह पर ले जाते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आगडेन कैसे अपनी किस्मत बदली और बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना। चैप्टर 2, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बंसीर और कोबी अपनी समस्या लेकर पहुंचे आग के पास। आग वही बचपन का दोस्त है जो कभी उनके जैसा साधारण था, लेकिन अब पूरे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहलाता है। दोनों हैरान थे, आखिर कैसे? ना तो आग के पास कोई जादू था, नहीं उसने सोने की खान खोजी थी। फिर उसकी किस्मत इतनी कैसे बदल गई? जब लोग आग से ये सवाल पूछते हैं तो वो मुस्कुराकर कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब था, लेकिन मैंने ठान लिया कि अमीरी के रास्ता सीखूंगा। आग अपनी कहानी सुनाता है। वो एक बार कर्जदार व्यापारी अल्गामिश के लिए लिखाई का काम करता रहा। अल्गामिश ने उसे धन का पहला सबक सिखाया। अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा अपने पास बचाओ। आग पहले तो हंस पड़ा, कमाई तो पूरी ही खर्च हो जाती है, बचाओ कैसे? लेकिन अल्गामिश ने समझाया, अगर तुम पहले खुद को नहीं दोगे तो कभी अमीर नहीं बनोगे। धीरे धीरे आग ने ये आदत डाल ली। पहले मुश्किल आई, खर्च कम करना पड़ा, लेकिन बचत करने की आदत ने उसे अमीरी की राह दिखा दी। उसने गलतियां भी की। एक बार उसने अपना पैसा गलत जगह लगा दिया और नुकसान उठाया। तब अल्गामिश ने कहा, पैसा वहां लगाओ जहां तुम्हें भरोसेमंद लोग सलाह दे और जहां तुम्हारा मूलधन सुरक्षित रहे। यहीं से आग ने समझा कि वेल्थ सिर्फ कमाने से नहीं आती, बल्कि डिसिप्लिन और सही डिसीजन से बनती है। पहला सबक, आग कहता है, अगर आप हर महीने कमाई करते हैं और सब खर्च कर देते हैं तो आप अपने मालिक नहीं हैं, खर्चों के गुलाम हैं। असली अमीर व्यक्ति वो है जो कमाई में से पहला हिस्सा खुद को देता है। मतलब चाहे आप 5,000 रुपये कमाते हो या 50,000 कमाते हो, कम से कम 10% सिर्फ अपनी बचत के लिए अलग रखो। सोचिए, अगर आप आज ही ये आदत डाल लो तो धीरे धीरे यही छोटा सा अमाउंट आपके लिए एक खजाना बन जाएगा। इसे ऐसे समझते हैं जैसे किसान हर बार फसल काटने के बाद थोड़ा सा बीज अगली फसल के लिए बचा कर रखता है, वैसे ही आपकी कमाई का हिस्सा ही आपके भविष्य की अमीरी का बीज है। दूसरा सबक, आग बताता है, इंसान की चाहतें कभी खत्म नहीं होती। आज आपके पास नई बाइक है तो कल कार चाहिए, फिर बड़ा सा घर चाहिए, फिर लग्जरी ट्रेवल चाहिए। ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। इसलिए अमीर वही बनता है जो जरूरी और फालतू खर्च में फर्क करता है। आपको ये समझना होगा कि हर इच्छा जरूरी नहीं होती। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई युवक 20,000 कमा रहा है, अगर वो 18,000 जरूरी कामों पर खर्च करे और 2,000 बचाए तो वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वही युवक हर महीने फालतू शॉपिंग, बाहर खाना और गैजेट्स पर 25,000 उड़ा दे तो वो जिंदगी भर कर्ज में डूबा रहेगा। यानी असली खेल कमाई बढ़ाने से पहले खर्चों पर कंट्रोल करने का है। तीसरा सबक, अपने पैसे को काम पर लगाओ। बचत करके पैसे को अलमारी या गुल्लक में दबाकर रखना आपको कभी अमीर नहीं बनाएगा। पैसा एक वर्कर है, अगर आप उसे काम पर नहीं लगाओगे तो वो
बेकार बैठा रहेगा। लेकिन अगर आप उसे सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो वही पैसा आपके लिए और पैसा कमा कर देगा। इसे ऐसे समझते हैं, 10,000 रुपये बैंक में आइडियल ही पड़े हैं तो वो सिर्फ 10,000 रहेंगे। लेकिन अगर वही पैसा म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट या किसी छोटे बिजनेस में लगाया जाए तो सालों में वो मल्टीपल होकर 20,000 से 30,000 बन सकता है। यानी पैसों को नौकरी दो ताकि वो आपके लिए काम करे और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। सोचिए, अगर कोई युवक हर महीने 10,000 रुपये कमाता है और सिर्फ 1,000 रुपये बचाता है 10 साल में, अगर वो इसे सिंपल सेविंग अकाउंट में डालता है तो भी एक मजबूत फंड बन जाएगा। और अगर वही पैसे सही जगह इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा खुद पैसे बनाकर देगा। इस अध्याय की असली सीख यही है कि अमीरी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है। हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करें, उसे सही जगह लगाकर कोई भी आदमी अपने हालात बदल सकता। अगले अध्याय में आग्ड पूरी जनता को बुलाकर 7 इलाज बताएगा, यानी अमीरी पाने के 7 सोने के नियम जानेंगे अगले चैप्टर 3, 7 क्यूआर्स ऑफ अ लीन पर्स। अब तक आपने सुना कि आग कैसे अमीर बना, लेकिन अब राजा ने उसे बुलाया। राजा ने कहा, मेरे राज्य के लोग गरीब हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी जेबें खाली रहती है। तुम सबसे अमीर आदमी हो, उन्हें अमीरी का रास्ता बताओ। तब आग्ड ने जनता को इकट्ठा किया और 7 इलाज समझाए, यानी ऐसे 7 नियम जिन्हें अपनाकर कोई भी आदमी अपनी जेब खालीपन से भरपूर बना सकता है। पहला नियम, अपनी जेब को भरना शुरू करो। आग्ड कहता है, अमीरी की पहली सीढ़ी है कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचाना शुरू करो। सोचिए, जैसे किसान हर फसल से थोड़े बीज अगली फसल के लिए रख लेता है, वैसे ही हर कमाई से थोड़ा हिस्सा भविष्य के लिए निकालो। आज आप मजदूर हो, छात्र हो या व्यापारी, फर्क नहीं पड़ता। असली अमीरी की शुरुआत तब होगी जब आप पहले खुद को देंगे, बाकी सबको बाद में। इसे ऐसे समझते, अगर आप 10,000 कमाते हैं और सिर्फ 1,000 हर महीने अलग रखते हैं तो साल भर में वही छोटा सा हिस्सा आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। दूसरा नियम, खर्च पर काबू पाओ। अक्सर हम कहते हैं, मेरे पास बचाने के लिए पैसे ही नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। आज मोबाइल चाहिए, कल नया लैपटॉप चाहिए, फिर बाइक चाहिए, उसके बाद कार चाहिए। ये दौड़ खत्म होने का नाम लेते ही नहीं। फर्क ये है कि आप जरूरी और फालतू खर्च में इतना अंतर कर पाते हैं तो ही आप ये कर पाते हैं। इसे ऐसे समझते, कोई युवक हर महीने 20,000 कमाता है, अगर वो समझदारी से 15,000 जरूरी खर्चों पर लगाकर 5,000 बचा ले तो आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वो हर महीने महंगे कपड़े, पार्टीज पर उड़ा देता है तो उसका फ्यूचर हमेशा खाली ही रहेगा, उसके पास एक ढेला भी नहीं बचेगा। तीसरा नियम, पैसों को काम पर लगाना। पैसा अगर बस गुल्लक या अलमारी में पड़ा रहे तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। पैसे भी एक वर्कर है, अगर आप उसे काम पर लगाओगे तो वो आपके लिए इनकम बनाकर देगा। जैसे 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, वो पड़े ही रहेंगे, कभी बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर वही पैसा आप म्यूचुअल फंड में, फिक्स डिपॉजिट में या किसी छोटे बिजनेस में लगा देते हैं तो धीरे धीरे 10,000, 20,000 भी हो सकते हैं या 50,000 भी हो सकते हैं। यानी बचत करना पहला कदम है, लेकिन उसे काम पर लगाना असली अमीरी का राज है। चौथा नियम, नुकसान से बचो। आग्ड कहता है, गोल्ड वहीं लगाओ जहां रिस्क कम हो और आपका मूलधन सुरक्षित रहे।
लोग अक्सर लालच में फंस जाते हैं। जल्दी डबल करने वाली स्कीम में इतना लगाओ, इसका 4 गुना मिलेगा, इसका 2 गुना मिलेगा। बस यही एक जाल है और नतीजा पैसा भी चला जाता है और उम्मीद भी। इसे ऐसे समझते हैं, कोई आदमी अपनी दोस्त की जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम में पैसा डाल देता बिना उसका जानकारी इकट्ठा की और सब गवा बैठता है, जबकि समझदार निवेशक सेफ ऑप्शन चुनता है और स्थिर ग्रोथ पाता है। अमीर वही है जो अपने पैसे को रिस्क से बचा सके। 5वां नियम, अपना घर लो। आर्ट कहता है, किराए का घर कभी स्थिरता नहीं देता। जब आपका घर आपका होता है तो वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, सुरक्षा और गरिमा भी होता है। एक किराएदार हर महीने रेंट देकर परेशान रहता है, लेकिन जिसने छोटा सा घर खरीद लिया उसके चेहरे पर शांति और गर्व दोनों होता है। एक घर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की मजबूत नींव है। 6वां नियम, भविष्य के लिए तैयार रहो। भविष्य अनिश्चित है। बुढ़ापा, बीमारी, एक्सीडेंट्स, जॉब का चला जाना, कोई भी कभी भी आ सकता है। समझदार वही है जो पहले से तैयार रहता है, चाहे उसके लिए आप इंश्योरेंस कराएं, रिटायरमेंट फंड बनाएं या इमरजेंसी सेविंग करें। एक बूढ़ा आदमी जिसने समय रहते पेंशन प्लान लिया था, अब बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए जी रहा है, जबकि दूसरा जो बिना तैयारी के था मुश्किलों से घिरा हुआ है। 7वां नियम, कमाने की क्षमता बढ़ाओ। आर्ट कहता है, सबसे अहम इलाज यही है, अगर आप अपनी स्किल नहीं बढ़ाओगे तो इनकम नहीं बढ़ेगी, और आप इनकम नहीं बढ़ाओगे तो सेविंग भी नहीं बढ़ेगी, और सेविंग नहीं बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं बढ़ेगा, जिसके कारण आपका इन्वेस्टमेंट छोटा रह जाएगा। एक युवक जिसने कोडिंग सीखी या एक महिला जिसने ट्रेलिंग कोर्स किया, दोनों ही इनकम देने वाली स्किल है। स्किल है जो आपकी अर्निंग पावर को बढ़ाती है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। जरा सोचिए, एक नया एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 20,000 रुपये है। शुरुआत में वो भी बाकी लोगों की तरह सोचता है, इतनी छोटी सैलरी में बचत कैसे होगी। लेकिन उसने आग से 7 नियमों को सीखा और उन्हें अपनाने का फैसला किया। हर महीने वो पहले अपनी सैलरी से 2,000 रुपये अलग निकालता है, बाकी पैसों का बजट बनाकर सिर्फ जरूरी चीज़ों पर खर्च करता है। बचाए गए पैसों को गुल्लक में दबाने की बजाय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है ताकि वो मल्टीपल हो। जब कोई रिस्की या पैसों को डबल करने वाली कोई स्कीम आती है तो वो शांति से मना कर देता है और अपने पैसे को सुरक्षित रखता है। कुछ सालों बाद EMI पर उसने एक छोटा सा घर भी खरीद लिया, जहां वो गर्व से अपने परिवार को लेकर रहता है। साथ ही उसने रिटायरमेंट और इंश्योरेंस प्लान शुरू कर दिए ताकि उसका फ्यूचर भी सुरक्षित रहे। और सबसे अहम, वो लगातार अपनी जॉब स्किल बढ़ाता रहा, नए सॉफ्टवेयर सीखता रहा, नए कोर्सेज करता रहा, जिससे उसकी इनकम हर साल बढ़ती गई। नतीजा, 10 साल बाद वही साधारण एम्प्लॉय जो कभी सोचता था कि बचत असंभव है, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनाकर अपने घर में स्टेबल फ्यूचर के साथ एक सम्मानित जीवन जी रहा है। यानी अमीरी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि लगातार सही फैसलों का नतीजा है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि अमीरी कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि नियमों का खेल है। जो इन 7 नियमों को अपनाता है वही अपने खाली पर्स को हमेशा के लिए भरता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे गुड लक के बारे में। चैप्टर 4, मीट द गॉड्स ऑफ गुड लक। जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपने किसी दोस्त को कहते सुना होगा, भाई उसकी किस्मत अच्छी तभी वो अमीर बन गया। लेकिन क्या वाकई अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल है, या बिना मेहनत
और तैयारी के गुड लक कभी भी हमारी जेब में आ सकता है। आज की कहानी इस राज को खोलेगी कि असली गुड लक कैसे हमारी जिंदगी में आता है। बेबीलोन के मंदिर में कुछ अमीर और आम लोग इकट्ठा हुए। सबका सवाल एक ही था, गुड लक कैसे मिलती। एक बुनकर बोला, कल मुझे सड़क पर सोने का सिक्का पड़ा मिला, यही है गुड लक। दूसरा बोला, अगर कोई खजाना अचानक मिल जाए वही तो किस्मत है। आग सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था और फिर बोला, गुड लक सिर्फ सहयोग नहीं, ये उन लोगों की समझ है या उन्हें मिलती है जो मौके को पहचानते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, कई लोगों को इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है लेकिन वे सोचते सोचते समय गंवा देते हैं। नतीजा, मौका हाथ से निकल जाता है और वे दूसरों की किस्मत को दोष देते हैं। आग कहता है, जो लोग हर दिन लॉटरी या जुआ खेलते हैं वे असली गुड लक को समझ ही नहीं पाते। गुड लक का मतलब है सही मौके पर सही कदम उठाना। कई बार हम डर जाते हैं, टालम टोल करते हैं, लेकिन किस्मत उन्हीं पर मुस्कुराती है जो तुरंत कदम उठाते हैं। गुड लक की 3 चाबियां हैं। फर्स्ट, लक फेवर द प्रिपेयर्ड। किस्मत तैयार लोगों का साथ देती है। किस्मत उन लोगों के साथ जाती है जो खुद को तैयार रखते। जैसे एक किसान जिसे समय पर बीज बोए और खेत को सींचा, उसी को फसल मिलेगी। अगर वही खाली बैठा रहेगा और कहेगा बारिश हो तो हो लेकिन फसल कभी नहीं होगी। इसी तरह जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, नई स्किल बनाते हैं और मौके पर सतर्क रहते हैं, वही लोग अचानक आने वाले गोल्डन चांस को पहचान कर पकड़ लेते हैं। किस्मत कोई अचानक गिरी हुई लॉटरी नहीं है, बल्कि आपकी तैयारी और मेहनत का ही नतीजा है। सेकंड गोल्डन की है, एक्शन बीट्स वेटिंग। अच्छे मौके बार बार दरवाजे नहीं खटखटाते, इंतजार से बेहतर है कदम उठाना। बहुत से लोग सोचते हैं देखेंगे, कल करेंगे, पहले दूसरों से पूछ लें और इसी सोच में मौके हाथ से निकल जाते हैं। वहीं जो लोग तुरंत कदम उठाते हैं वे ही असली लाभ पाते हैं। मान लीजिए किसी को नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिला। एक आदमी कहता है अभी टाइम नहीं है, बाद में करेंगे। दूसरा आदमी थोड़ा रिसर्च करता है और कदम बढ़ा देता है। सालों बाद वही दूसरा आदमी बिजनेस ओनर बन जाता है और पहला अब भी सोच रहा होता है। यानी वेटिंग से ज़्यादा पावरफुल एक्शन मायने रखते हैं। थर्ड की है, अवॉइड गैम्बलिंग माइंडसेट। अपनी जुए वाली सोच को हटाओ। लोग अक्सर किस्मत पाने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, लॉटरी, जुआ, जल्दी डबल करने वाली स्कीम। लेकिन सच ये है कि ये सब किस्मत नहीं, धोखा है। सच्ची किस्मत उन्हीं को मिलती है जो कंसिस्टेंट मेहनत और समझदारी से पैसा कमाते हैं। एक आदमी हर महीने अपनी सेविंग को रिस्की गैम्बल में उड़ा देता है और हर बार खाली हाथ रह जाता है। वहीं दूसरा आदमी वही सेविंग्स म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और स्किल में इन्वेस्ट करता है। नतीजा, धीरे धीरे उसकी वेल्थ बढ़ती और लोग कहते हैं भाई इसकी किस्मत अच्छी है। असल में किस्मत नहीं, उसका माइंडसेट अच्छा था। सोचिए, 2 दोस्तों को एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। पहला कहता है पता नहीं कैसा होगा, बाद में देखेंगे। दूसरा थोड़ा रिसर्च करता है और छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर देता है। सालों बाद वही स्टार्टअप ग्रोथ करता है। पहला दोस्त बोलता है यार उसकी किस्मत अच्छी थी। असल में किस्मत नहीं, उसके एक्शन अच्छे थे। तो इस अध्याय में हमने ये सीखा कि गुड लक किसी देवी की दया नहीं, बल्कि हमारे एक्शन का नतीजा है। मौके सबको मिलते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई उन्हें पकड़ता है और कोई उसे छोड़ देता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे खोने से कैसे बचें। चैप्टर 5, द 5 लॉ ऑफ गोल्ड।
जरा सोचिए, अगर आपके पास अचानक बहुत सारा सोना या पैसा आ जाए तो आप उसे संभाल पाएंगे? क्योंकि हिस्ट्री कहती है, जिसने पैसे के सही नियम नहीं सीखे उसका सोना जल्द ही हाथ से फिसल गया। आज की कहानी में हम ये जानेंगे वो 5 अटूट नियम जिनसे सोना न सिर्फ आपके पास टिकता है बल्कि मल्टीप्लाई होकर और बढ़ता है। एक शाम रेगिस्तान में आग के आसपास लोग बैठे थे। वहाँ एक बूढ़ा व्यापारी कल्लाबाब अपने अनुभव सुना रहा था। उसने कहा, लोग अक्सर गोल्ड और विजडम में से गोल्ड चुनते हैं, लेकिन असली दौलत तो विजडम है जो गोल्ड को संभालना सिखाती है। फिर उसने आग से 5 नियम सुनाए जिन्हें उसने अपने बेटे नोवासिर को भी सिखाया था। नोवासिर ने शुरू में इन नियमों की अनदेखी की और सारा पैसा गवा दिया, लेकिन बाद में इन्हीं नियमों ने उसकी जिंदगी पलट दी। नियम 1, कमाई का 10वां हिस्सा बचाओ। नियम 2, पैसा अगर सिर्फ गुल्लक या तिजोरी में बंद पड़ा रहे तो वो धूल खाएगा। पैसे को काम पर लगाओ। लो 3, पैसा कहाँ लगाना है ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके लिए अनुभवी व्यक्ति से सलाह लो। अगर आप अनुभवहीन लोगों की सलाह मानते हो तो आपका पैसा खतरे में है। सही रास्ता यह है कि सक्सेसफुल और समझदार लोगों से सीखो या पढ़ो। लो 4, अनजाने कामों से दूर रहो। लोग अक्सर लालच में आकर अपना पैसा ऐसे कामों में लगा देते हैं जिन्हें वे खुद समझते भी नहीं। लो 5, जल्दी अमीरी के चक्कर से दूर रहो। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग जल्दी अमीर बनने की लालसा में जुआ, लॉटरी या अनरियलिस्टिक स्कैम में पैसा डालते हैं, उनका सोना हमेशा भाग जाता है। सच्ची अमीरी कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सही दिशा में की गई मेहनत से आती है। जरा सोचिए, आपको अचानक ऑफिस से बोनस में 1 लाख रुपए मिलते हैं। अब ज़्यादातर लोग एक्साइटमेंट में तुरंत सोचते हैं, चलो नया मोबाइल ले लेते हैं, बाइक अपग्रेड कर लेते हैं या वेकेशन पर निकल जाते हैं, और महीने भर में वो 1 लाख ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी आया ही नहीं था। लेकिन मान लीजिए इस बार आप आग के 5 नियम फॉलो करते हैं। सबसे पहले रूल 1, 1 लाख में से 10,000 अलग बचा लेते हैं। ये आपका सीड मनी है जो आपकी अमीरी की नींव बनेगा। सेकेंड रूल, आप इस बचत को गुल्लक में दबाने की बजाय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जहां एक पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। रूल 3, आप किसी दोस्त या अनएक्सपीरियंस्ड आदमी की नहीं बल्कि एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हैं। वो आपको समझाता है कि कहाँ इन्वेस्ट सुरक्षित है और कहाँ नहीं। इसी दौरान आपके सामने कोई डबल करने की स्कीम आती है, लेकिन आप रूल 4 को याद करके अपने आप को शांत रखते हैं और उस लालच से बच जाते हैं। रूल 5, आप जल्दी अमीर होने के लालच में इम्पेशेंस नहीं दिखाते। आप कंसिस्टेंट बने रहते हैं और अपने पैसे को समय देते हैं ग्रो करने का। सालों बाद यही 1 लाख रुपया स्थिर ग्रोथ और सही डिसीजन की वजह से 3 से 5 लाख बन सकता है। और लोग देखकर कहते हैं, भाई तेरी किस्मत अच्छी थी। लेकिन असली सच्चाई ये है कि किस्मत नहीं बल्कि 5 नियमों की ताकत और आपकी समझदारी ने ही ये अमीरी बनाई। तो 5 नियम हमें बताते हैं कि गोल्ड सिर्फ उन लोगों के पास टिकता है जो उसे संभालना जानते हैं। सही जगह बचत और सही दिशा में इन्वेस्ट करके ही अमीरी आती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे मदद और पैसों की जिम्मेदारी का सबक। चैप्टर 6, द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को पैसे उधार दिए और बाद में पछतावा किया है? कई बार हम अच्छे इरादों से पैसा उधार देते हैं लेकिन सामने वाला लौटाता ही नहीं। नतीजा
रिश्ते भी टूट जाते हैं और पैसा भी चला जाता है। तो सवाल ये है, उधार देना चाहिए या नहीं, और अगर देना है तो कैसे समझदारी से दें। यही राज हमें बताती है द गोल्ड लैंड ऑफ बेबीलोन की कहानी। बेबीलोन में एक युवक अपने परिवार के लिए पैसा चाहता था। वो आग से नहीं बल्कि शहर के गोल्ड लैंडर रोडन के पास जाता है। रोडन के पास हाल ही में बहुत पैसा आया था, लेकिन वो सोच में पड़ गया, मैं किसे उधार दूं ताकि पैसा सुरक्षित भी रहे और मदद भी हो जाए। तभी उसका दोस्त उसे सलाह देता है, पैसा देना आसान है लेकिन सही व्यक्ति को चुनना कठिन है। अगर तुमने गलत आदमी को पैसा दिया तो पैसा डूब जाएगा और दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। उसने सलाह दी, अगर कोई नया व्यापारी ऐसा काम करने जा रहा है जिसे वो जानता ही नहीं तो वहाँ रिस्क है। अगर कोई आदमी मेहनती है और उसके पास अच्छे काम है तो ये सेफ है, और अगर कोई सिर्फ भावुक होकर मांग रहा है तो ये सोची समझी साजिश है, उसे मत दो। इस कहानी का संदेश साफ है, उधार देना चैरिटी नहीं है, यह एक इन्वेस्टमेंट है। इसलिए जिस तरह आप अपने इन्वेस्टमेंट में सोचते हैं उसी तरह लोन देने से पहले भी सोचें, क्योंकि पैसा सिर्फ मदद करने का जरिया नहीं है, ये जिम्मेदारी भी है। जब भी कोई आपसे पैसे उधार मांगे, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, क्या ये इंसान ईमानदार है और कैपेबल है पैसा लौटाने के लिए। अगर सामने वाला मेहनती है, उसका काम चल रहा है और उसकी रेपुटेशन साफ है तो लोन का भरोसा बनता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ मीठी बातें करके पैसा मांग रहा है बिना किसी ठोस प्लान के, तो समझ लो खतरे की घंटी बज रही है। एक व्यापारी जिसने पहले ही छोटे लोन्स सही समय पर चुकाए हैं, उसको लोन देना आमतौर पर सेफ है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसका हिसाब किताब ही गड़बड़ाया हुआ है, उससे पैसा मांगने पर आपको जूते घिसवा देगा। बहुत से लोग लोन को मदद समझकर देते हैं और फिर सालों तक पछताते रहते हैं। सच्चाई यह है, लोन भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जब आप लोन देते हैं तो आपको रिटर्न की उम्मीद होती है, कम से कम मूलधन सुरक्षित वापस आना चाहिए। इसलिए लोन को उसी सीरियसनेस से देखो जैसे आप बिजनेस में पैसा लगाते हो। अगर आपने किसी को 50,000 रुपये दिए तो ये सिर्फ हेल्प नहीं है बल्कि एक डिसीजन है। आपको सोचना होगा, क्या इस पैसे से वैल्यू क्रिएट होगी और मुझे सेफ रिटर्न मिलेगा या नहीं। अक्सर दोस्त या रिश्तेदार पैसा मांगते हैं और हम भावनाओं में आकर उन्हें हाँ कह देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। भावुकता में दिया गया पैसा न तो लौटता है और ना ही रिश्ते बचते हैं। कोई दोस्त रोकर कहता है, भाई अभी दे दो, मैं जल्दी लौटा दूंगा, और आप बिना सोचे समझे दे देते हैं। नतीजा, पैसा भी गया और दोस्ती भी गायब। अगर पॉसिबल हो तो लोन हमेशा लिखित में या किसी की गारंटी के साथ दो, या आप उस लोन के बदले कुछ रख सकते हैं ताकि पैसा ना आने पर आपके पैसे की कुछ भरपाई हो सके। एग्जाम्पल, किसी को बाइक खरीदने के लिए लोन चाहिए तो उसकी पुरानी बाइक या कोई वैल्यूएबल चीज़ आप रख सकते हैं। इससे सामने वाला अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और अपनी चीज़ को लेने भी आएगा और आपके पैसे को देकर भी जाएगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, लोन देना मदद नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है। अगर आप सही व्यक्ति को चुनते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और किसी की ज़िंदगी भी सुधरेगी। लेकिन अगर आप भावुक होकर गलत व्यक्ति को देते हैं तो पैसा भी जाएगा और रिश्ता भी। अगले अध्याय में देखेंगे फाइनेंशियल लाइफ की सुरक्षा। चैप्टर 7, द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। सोचिए, अगर आपके शहर के चारों तरफ कोई दीवार न हो और अचानक दुश्मन हमला कर दे तो क्या होगा। बचपन में हम सब अपने घर का ताला चेक करते थे,
क्योंकि सुरक्षा जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे शहर और घर को सुरक्षा चाहिए, वैसे ही हमारी फाइनेंशियल लाइफ को भी एक दीवार की जरूरत होती, उसे भी सुरक्षा चाहिए। बेबीलोन शहर की दीवारें पूरे साम्राज्य की शान थी, इतनी ऊंची और मजबूत कि कोई दुश्मन उन्हें पार नहीं कर सकता था। हर बार दुश्मनों ने शहर पर हमला किया, लोग डर गए, लेकिन सेनापति ने कहा, घबराओ मत, हमारी दीवारें इतनी मजबूत है कि कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा। और हुआ भी यही, दुश्मन हार गए और बेबीलोन सुरक्षित रहा। आगे इस कहानी का जिक्र करते हुए कहता है, जिस तरह बेबीलोन की दीवारों ने पूरे शहर को सुरक्षित रखा, उसी तरह हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को भी बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग वॉल्स बनानी चाहिए। जरा सोचिए, अगर आपकी इनकम अच्छी है, सेविंग भी हो रही है, लेकिन अचानक कोई इमरजेंसी या कोई अनचाही आफत आ जाए तो आपकी तैयारी न हो तो सारा बनाया सिस्टम गिर जाएगा। यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उतनी ही जरूरी है जितनी बेबीलोन की दीवारें। बेबीलोन शहर की दीवारें इतनी मजबूत थी कि कोई दुश्मन उन्हें तोड़ नहीं पाता था। वैसे ही हमें भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ के चारों ओर सुरक्षा की दीवारें खड़ी करनी चाहिए। ये दीवारें क्या है? फाइनेंशियल फंड के रूप में इमरजेंसी फंड बनाना, इंश्योरेंस करवाना और रिटायरमेंट को प्लान करना। सोचिए, अगर आपके पास 6 महीने का खर्चा अलग इमरजेंसी अकाउंट में पड़ा हो और आपकी जॉब चली जाए या किसी अचानक बीमारी से जिंदगी डगमगा जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि आपने फाइनेंशियल वॉल बनाई है। ये फाइनेंशियल वॉल्स हमें बताती है कि अमेरिका असली मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखना भी है। जिंदगी कभी स्मूथ रोड नहीं होती। अचानक कोई तूफान आ सकता है, बीमारी आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है या कोई बड़ी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग तूफान से पहले तैयारी कर लेते हैं और कुछ लोग बाद में टूट जाते हैं। 2 लोग हैं, पहले ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, टर्म प्लान लिया है और उसके पास बैकअप में सेविंग भी है। दूसरे ने सोचा, अरे अभी सब ठीक है, क्यों प्लान बनाना। जब अचानक मुसीबत आई, पहला सुरक्षित रहा और दूसरा कर्ज में डूब गया। यानी दीवार तूफान को रोकती और फाइनेंशियल प्लानिंग जिंदगी के तूफान को। आजकल बहुत से लोग पैसा कमाने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसे बचाने में जीरो। कमाई को बचाना उतना ही जरूरी है जितना कमाना, क्योंकि अगर पैसा सुरक्षित नहीं रहा तो मेहनत भी बेकार। मान लो आपने मेहनत करके साल में 5 लाख कमाए, लेकिन अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी में वो सब उड़ जाए या गलत इन्वेस्टमेंट में फंस जाए तो क्या फ़ायदा। प्रोटेक्ट करना मतलब स्मार्ट इंश्योरेंस, सही कॉन्टैक्ट्स और ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट्स। याद रखिए, आपके पैसों की रक्षा करने वाला सिर्फ आप ही हो। मान लीजिए 2 लोग हैं, पहला हर महीने अच्छी सैलरी पाता है, लेकिन उसके पास ना इंश्योरेंस है ना इमरजेंसी सेविंग है। दूसरा भी उतनी ही सैलरी पाता है, लेकिन उसने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाया है और रिटायरमेंट के लिए पीएफ में निवेश किया है। जब अचानक बीमारी आती है, पहला आदमी कर्ज में डूब जाता है, दूसरा आदमी बिना तनाव के रिकवरी करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने फाइनेंशियल वॉल बनाई और दूसरे ने नहीं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि असली अमीरी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखने में है। जैसे बेबीलोन की दीवारों ने पूरे शहर को सेंचुरीज तक बचाया, वैसे ही आपकी फाइनेंशियल वॉल्स आपको और आपके परिवार को हर संकट से बचा सकती है। चैप्टर 8, द कैमल ट्रेड ऑफ बेबीलोन। क्या आपने कभी कर्ज लिया है और फिर रात को नींद उड़ गई हो? सोचिए, सोते हुए भी आप एक ही बात सोचते हैं,
पता नहीं इसे चुका पाऊंगा या नहीं, या कैसे चुकाऊंगा। कर्ज हमें दबाता भी है और शर्मिंदा भी करता है, लेकिन क्या कर्ज से निकलने का कोई सम्मानजनक रास्ता है? आज की कहानी बताती है एक साधारण आदमी ने कैसे ईमानदारी और अनुशासन से अपने कर्ज को मिटाकर अपनी जिंदगी पलट दी। बेबीलोन का एक आदमी था, दबासीर। वो कभी गरीब था, लेकिन ज्यादा खर्च करने की आदत और गलत फैसलों के कारण कर्ज में डूब गया। कर्ज बढ़ता गया और हालात ये हो गई कि उसे अपना परिवार तक गुलामी में बेचना पड़ा। वो शर्म और दुख से भर गया, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया, अब और नहीं। वो शहर छोड़कर एक दूसरे देश चला गया और वहाँ एक कैमल ट्रेडर के रूप में काम करने लगा। दिन रात मेहनत करके उसने कुछ पैसे बचाए, लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने खुद से एक वादा किया, मैं अपने सारे कर्ज ईमानदारी से चुका दूंगा। वो बेबीलोन लौटा और अपने क्रेडिट्स जिनसे कर्ज लिया था से बोला, मेरे पास अभी सब चुकाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं हर महीने अपनी इनकम का हिस्सा दूंगा जब तक कि सब चुका ना दूं। कुछ ने उस पर भरोसा किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन दबासी ने हार नहीं मानी। वो हर महीने 3 हिस्सों में अपनी कमाई बांटता है। 70% घर और जीवन यापन पर खर्च करता है, 20% कर्ज चुकाने पर और 10% बचत पर लगा देता है। धीरे धीरे सालों में उसने पूरा कर्ज चुका दिया और उसकी ईमानदारी और अनुशासन ने उसे सम्मान और सफलता दिलाई। दबासिर की कहानी हमें ये बताती है कि कर्ज से भागना हल नहीं है, असली रास्ता है उसका सामना करना, योजना बनाना और धीरे धीरे ईमानदारी से चुकाना। दबासिर ने सिर्फ कर्ज ही नहीं चुकाया, उसने अपना चरित्र भी बनाया। पहले लोग उसे हारा हुआ समझते थे, लेकिन उसकी हॉनेस्टी और डिसिप्लिन ने उसे सोसाइटी में सम्मान दिलाया। आज भी कई लोग क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन में फंस जाते हैं, कुछ भागने की सोचते हैं, लेकिन समझदारी वही है जो EMI प्लान बनाते हैं, अननेसेसरी खर्चों को रोकते हैं और धीरे धीरे कर्ज उतारते हैं। यानी दबासिर की कहानी आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी सालों पहले थी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, कर्ज बोझ नहीं है, बल्कि आपके चरित्र की परीक्षा है। अगर आप ईमानदारी और अनुशासन से उसका सामना करेंगे तो न सिर्फ कर्ज मिटेगा, बल्कि आपका आत्मसम्मान भी लौटेगा। चैप्टर 9 द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। आज हम सब अपने खर्च और EMI को मोबाइल ऐप में ट्रैक करते हैं, लेकिन सोचिए हजारों साल पहले जब ना मोबाइल थे न कंप्यूटर, लोग अपने पैसे और कर्ज का हिसाब कैसे रखते थे? बेबीलोन में लोग एक खास तरीका इस्तेमाल करते थे, मिट्टी की तख्तियों पर लिखा गया फाइनेंशियल रिकॉर्ड। और इन्हीं टैबलेट्स से हमें आज भी एक टाइमलेस सबक मिलता है। बेबीलोन के खंडरों से कहीं क्ले टैबलेट्स मिली है, पर इन लोगों ने अपना पूरा हिसाब लिखा था, किससे कर्ज लिया, कब लौटाना है और हर महीने कितना चुकाना है। इसमें से एक टैबलेट की कहानी बहुत खास है। इसमें लिखा था एक साधारण आदमी दबासिर का पूरा रिपेमेंट प्लान। उसने साफ साफ लिखा था उसकी इनकम कितनी है, हर देनदार को कितना देना है, हर महीने कितना पेमेंट देना है। वो टैबलेट ये साबित करती है कि बेबीलोन के लोग न सिर्फ पैसे को कमाना जानते थे, बल्कि उनका हिसाब और रिकॉर्ड रखना भी जानते थे। चैप्टर 10 द लकीस्ट मैन इन बेबीलोन। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, वो तो किस्मत वाला था तभी अमीर बन गया? लेकिन सच ये है कि लक उन लोगों के पास जाता है जो अपनी सोच और मेहनत से उसे पकड़ना जानते हैं। तो सवाल है, बेबीलोन का सबसे किस्मत वाला आदमी आखिर किस तरह बना? आज की कहानी हमें यही राज बताती है। बेबीलोन में एक साधारण गुलाम था, नाम था शारूनाडा। वो जन्म से भी अमीर नहीं था, बल्कि गुलामी से
शुरुआत की थी। लेकिन शाहरुख नाड़ा ने एक चीज़ सीखी, मेहनत से भागना असली गरीबी है। वो दूसरों से ज़्यादा काम करता, डिसिप्लिन दिखाता और हमेशा ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे मालिकों ने उस पर भरोसा करना शुरू किया। एक दिन उसे मौका मिला कि वो अपनी फ्रीडम खरीद सके। उसने एक्स्ट्रा काम करके पैसा जमा किया और आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद उसने हार नहीं मानी। वो छोटे छोटे कामों से व्यापार शुरू करता रहा। धीरे धीरे उसने इतना नाम और पैसा कमाया कि लोग उसे द लकी मैन इन बेबीलोन कहने लगे। लेकिन शाहरुख नाड़ा हमेशा कहता था, ये किस्मत नहीं बल्कि मेरे काम करने का तरीका था। शाहरुख नाड़ा की कहानी ये दिखाती है कि किस्मत दरअसल मेहनत और कंसिस्टेंट का दूसरा नाम है। वो गुलामी से अमीरी तक पहुंचा क्योंकि उसने हर मौके को मेहनत और ईमानदारी से पकड़ा। किस्मत अक्सर उन्हीं पर मुस्कुराती है जो दूसरों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। शाहरुख नाड़ा गुलाम था, लेकिन उसने कभी काम से जी नहीं चुराया। वो अपने मालिकों के लिए दूसरों से 2 गुना काम करता, जल्दी उठता, देर तक काम करता और हमेशा पूरे दिल से मेहनत करता। धीरे धीरे मालिकों ने उस पर नोटिस किया और कहा, ये लड़का बाकी सबसे अलग है। ईमानदारी ही किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति, जो शाहरुख नाड़ा की अपने काम के प्रति। जिंदगी में मौके सबको मिलते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उन्हें पकड़ता है और कौन चूक जाता है। शाहरुख नाड़ा ने उन मौकों को पकड़ा। लोग कहते हैं वो किस्मत वाला था, लेकिन असली किस्मत क्या है? लक वही है जब तैयारी मिलती है मौके से और इंसान तुरंत कदम उठाता है। शाहरुख नाड़ा ने मेहनत से तैयारी की, अपना चरित्र बनाया, पैसे बचाए और सब देखते रहे। जब उसे मौका मिला तो उसने एक्शन लिया। यानी किस्मत कोई जादू नहीं बल्कि आपकी प्रिपरेशन और एक्शन का नतीजा है। आज भी कई लोग बोलते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, नौकरी मिल गई, लेकिन सच ये है कि उस इंसान ने पहले स्किल सीखी, मेहनत की और उस पर एक्शन लिया और मौके को पकड़ लिया। यानी लक कोई जादू नहीं है। लक को ब्लेम मत करो, मेहनत और प्रिपरेशन से ही असली लक बनती है। लक किसी देवी का दिया वरदान नहीं है बल्कि मेहनत, ईमानदारी और मौके पर एक्शन का नतीजा है। अब आपकी बारी है, आप कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।